ऑलराइट एवरीवन, सो वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल। और अब हम अपने डिमांड जो कि इकोनॉमिक्स आईएससी क्लास 12 का सिलेबस है उसके सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख कर आओ, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है बेसिकली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की बात है, जो आपने पार्ट 1 में भी कर रखा था। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो दाम होता है ना गुड्स का, और जो क्वांटिटी होते हैं जो हम लोग खरीदते हैं, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब इफ द प्राइसेस गो अप देन डिमांड विल कम डाउन। अगर दाम बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगा, या अगर प्राइसेस कम डाउन देन डिमांड विल गो अप। जैसे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये जो बिग बिलियन डेज आता है अक्टूबर के मंथ में, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आई थिंक ये फ्लिपकार्ट का है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइसेस को घटा देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल मंथ, जो आप इमेज देख पा रहे हो, सेल लगने के बाद क्या होता है, इमेज में जो आपको दिख रहा है, सेल लगने के बाद प्राइसेस डाउन आ जाते हैं। एंड जब प्राइसेस डाउन आ जाते हैं तो अब क्या हो जाता है, डिमांड। उस टाइम आप देखोगे कस्टमर भीड़ लगा के खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि प्राइसेस कम हुए हैं। तो यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, सिंपल सा बात है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों इनवर्सली रिलेटेड होंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी ऐसा होगा अगर अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बाकी सारे फैक्टर्स, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने काफी सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना। तो एक फैक्टर तो हो गया, एक फैक्टर तो हो गया प्राइस, ये वाला फैक्टर हो गया प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर है, जैसे यहाँ पे आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर नजर आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, ये सबको हम लोग बोलते हैं अदर फैक्टर्स। प्राइस, तो यही यहाँ पे बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड, ये बोलता है कि प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड इफ इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बाकी और कोई चीज चेंज ना हो तो ऐसा होगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी नीचे की तरफ जाएगा, एंड प्राइस अगर नीचे जाएगा तो क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इनवर्सली रिलेटेड हो गए इफ अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बाकी और कुछ चेंज ना हो तो ऐसा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस देख लेते हैं। तो अजम्पशंस में बाकी फैक्टर्स का नाम लिखना है और बस आपको बता देना है कि इट विल नॉट चेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है हमारा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में नो चेंज, साइज ऑफ पॉपुलेशन में नो चेंज। दीज आर जस्ट अजम्पशंस। ठीक है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन में नो चेंज। तो सारे फैक्टर्स में नो चेंज। आपको कितना याद रखना है assumptions? कोई भी दो। ठीक है, कोई भी दो याद रख लीजिए। अब अब लॉ ऑफ डिमांड बात करता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ के रखते हैं, बिकॉज ये एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, घुमा फिरा के जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उसको कवर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है। इनवर्स रिलेशन, सबसे पहला बात, लॉ ऑफ रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड जो है इनवर्स रिलेशन का बात करता है। किन के बीच में इनवर्स रिलेशन है? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। सेकंड, लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, याद रखना, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इफ प्राइस हैज गॉन अप, मान लो प्राइस पहले 10 था, सपोज लेस का पैकेट का बोल रहे हैं, लेस की प्राइस 10 रुपीज थी, लेस जो चिप्स है उसकी प्राइस 10 रुपीज थी। तो एक बच्चा जो है डेली 3 पैकेट लेस खाता था। ठीक है, तो जब प्राइस वॉज 3 तो क्वांटिटी वो 3 खाता था। मान लो लेस ने दाम बढ़ा दिया और लेस ने अपना प्राइस बढ़ाकर 15 कर दिया। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी घटेगा, बट क्वांटिटी कितना घटेगा वो नहीं बोलता। मतलब क्वांटिटी का जो कंडीशन है ना, दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटी बताता है। मतलब प्राइस ऊपर गया तो डिमांड
नीचे ही जाएगा, बस इतना बताता है। कितना नीचे जाएगा, हाउ मच विल बी द न्यू क्वांटिटी, इसका जवाब लॉ ऑफ डिमांड नहीं देता, इट डज नॉट आंसर्स यू द क्वांटिटी वाला पार्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो जैसे प्राइस 50% बढ़ गया, अगर आप प्राइस देखोगे 10 रुपए का चीज 15 रुपए हो गया, मतलब 5 रुपए दाम बढ़ गए, 50% प्राइस बढ़ गया। तो अगर ये 50% बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 50% डाउन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशन। हो सकता है ये 60% डाउन हो जाए, हो सकता है ये 10% डाउन हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 50% है तो ये भी 50% डाउन होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड ये ना वन साइडेड है, वन साइडेड मतलब प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या असर होगा इतना बोलता है, अगर डिमांड चेंज हो जाए तो प्राइस पे क्या असर होगा ये नहीं बोलता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में ऑलवेज प्राइस विल चेंज फर्स्ट। ठीक है, प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट है ये आपको लॉ ऑफ डिमांड बता देगा, बट डिमांड चेंज होने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा, आपको घुमा फिरा के जब क्वेश्चन देगा ना, तो कॉन्सेप्ट आपका इस लेवल का हाई होना चाहिए। ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट हाई होने चाहिए, समझ गए। चलो, अब हम लोग कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो एक चीज तो पहले आप समझ कर रखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि इफ प्राइसेस गो हाई देन डिमांड शुड फॉल। ठीक है, एंड इफ प्राइसेस फॉल्स देन डिमांड शुड राइज, यही बोलता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कहां कहां पे ये नहीं होगा, ऐसा कहां कहां पे नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस देख रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला होता है वेवलेन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, इनको आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील भी बोलते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है गुड्स। ठीक है, आर्टिकल मींस गुड्स, प्रोडक्ट्स। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्नॉब अपील के होते हैं, स्नॉबिश बिहेवियर के लिए होते हैं। ठीक है, और इसको थॉर्स्टीन वेबलेन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। वेबलेन के अकॉर्डिंग कुछ लोग हैं जो गुड्स ना सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, घमंड के लिए खरीदते हैं, घमंडी लोग। ठीक है, वो क्या करते हैं स्नॉब बिहेवियर के लिए, महंगा जब होगा ना गुड्स तब खरीदेंगे, दे बाय कॉस्टली गुड्स। जनरली प्राइस हाई होने से डिमांड लो हो जाता है, बट ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो गुड्स को तब खरीदेंगे जब प्राइस हाई रहेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अमीर है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिफन गुड्स, ये रॉबर्ट गिफन के नाम पे रखा गया है। नाउ यहाँ पे देखो, आपके बुक बुक के अकॉर्डिंग आई हैव मेड दिस नोट्स। तो बुक में बोल रहा है कि ये इन पहली बात तो खराब क्वालिटी के गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, गरीब लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है ना कि अगर प्राइस फॉल होता है, अगर दाम घटता है ऐसे गुड्स का, देखो दाम घटने से क्या होता है, दाम घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि डिमांड नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दाम घटेगा तो कस्टमर के पास कुछ इनकम सेव हो जाएगा, और उस सेव्ड इनकम से कंज्यूमर कुछ अच्छा खरीद लेगा। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस मोर, कंज्यूमर विल शिफ्ट टू अनदर गुड्स। ठीक है, फिर आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। देखो, मान लो दाम आज हाई है। ठीक है, क्या है, दाम आज हाई है, प्राइस इज हाई, लेट्स से पेट्रोल का प्राइस आज के डेट में, इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, तो आज के डेट में 106 रुपीज मिल रहा है पेट्रोल 1 लीटर। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में पेट्रोलियम प्राइसेस 106 रुपीज है आज के डेट में। ठीक है, अब क्या होगा, तो हाई है, अरे भाई हाई है, एक जमाना था 2-3 साल पहले 70 रुपए का मिलता था, अभी 106 का मिल रहा है यहाँ वेस्ट बंगाल में। तो टुडे इट इज हाई। अगर प्राइस हाई है तो डिमांड को क्या होना चाहिए था, डिमांड को लो होना चाहिए था। बट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अरे आज 106 है, हो सकता है 1 वीक के बाद ना मेरे को लग रहा है कि 110 हो जाएगा, क्या लग रहा है मेरे को 110 हो जाएगा। सो टुडे इट इज हाई, बट आई एम एक्सपेक्टिंग हायर प्राइस। ठीक है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है ना कि ये और हाई हो जाएगा। ठीक है, प्राइस विल बी हायर। तो क्या आज हम डिमांड घटा दें, आज तो हाई है, क्या आज हम डिमांड घटा दे, नहीं घटाएंगे, डिमांड आज नहीं घटाएंगे, बिकॉज आई फील कि इन कमिंग डेज डिमांड विल बी हायर। तो उस फियर के वजह से आई विल स्टिल बाई, इवन इफ द करंट प्राइस इज हाई, आई विल स्टिल डिमांड मोर गुड्स, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके ना दाम और बढ़ जाएंगे। फिर आता है प्राइस क्वालिटी रिलेशन। देखो, कुछ कंज्यूमर ऐसा सोचते हैं ना कि अगर दाम ज्यादा ले रहा है ना तो शायद क्वालिटी भी अच्छा होगा, ऐसा हमेशा होता नहीं है, बट पीपल बिलीव, पीपल को लगता है कि प्राइस ले रहा है तो क्वालिटी भी होगा। ठीक है, तो लोग
वैसे गुड्स को खरीद लेंगे, जिनका दाम ज्यादा है ना, लोग वैसे गुड्स को खरीद लेंगे। क्यों? बिकॉज दे थिंक कि जो जो महंगे ब्रांड वाले वो बिकते हैं ना, कपड़े, कपड़ों का जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो एक एक शर्ट का 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए ले लेते हैं, कंज्यूमर को लगता है ना यार इतना प्राइस ले रहा है ना, क्वालिटी खूब अच्छा होगा। बट ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये बस आपकी मेंटालिटी है, आपको लग रहा है कि 7 हजार का शर्ट पहनोगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसा कोई बात नहीं होता। बट कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर ज्यादा दाम में क्यों खरीद रहा है? बिकॉज द कंज्यूमर बिलीव्स कि क्वालिटी अच्छा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों नहीं किया? बिकॉज दाम हाई है और आप भागने के बजाय और खरीद रहे हो, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। फिर आता है चेंजेस इन फैशन। देखो, अगर फैशन बदल जाए ना, एक जमाना था जब कीपैड वाले फोन बिकते थे, आज कीपैड वाले फोन बहुत सस्ता में बिक रहे हैं, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि जमाना नहीं है ना, क्यों कीपैड फोन का। तो अब क्या है, फैशन में अगर कोई चीज नहीं है ना, तो लोग तब भी नहीं खरीदेंगे, इवन इफ इट इज एट लो प्राइस। देखो, लो प्राइस पे डिमांड शुड गो हाई, लेकिन क्या कीपैड वाले फोन का डिमांड हाई जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि फैशन ही नहीं है। एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में पीपल विल बाय एट एनी प्राइस। ठीक है, कोविड के टाइम में जो लेमन था ना, लेमन, जो मतलब एक एक लेमन, आई डोंट नो बाहर क्या प्राइसेस है, बट वेस्ट बंगाल का आई एम टेलिंग यू, एक एक लेमन 6 रुपीज 7 रुपीज का आ जाता है। ठीक है, वो एक एक लेमन 60 रुपीज तक में बिक रहा था ड्यूरिंग कोविड, 10 टाइम्स हायर प्राइस में बिक रहा था। वाई? बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन था, लोगों को लग रहा था कि अभी खरीद लो, जो दाम में मिल रहा है खरीद लो, क्या पता कल मिले ना मिले, शॉर्टेज हो जाए। बिकॉज लॉकडाउन था, पीपल वर इन पैनिक मोड। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आपको कितने पॉइंट्स करने हैं? सारे पॉइंट्स करने हैं, क्योंकि घुमा फिरा के दे सकता है आपको। ठीक है, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द बिगनिंग, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये पार्ट 2 के नोट्स है, जो हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 के नोट्स पहले ही अवेलेबल थे, ये पार्ट 2 के नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जो भी पॉइंट है, आपको मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि समझ में तो आ जाता है, बट लिखना क्या है वो नहीं पता होता, तो लिखना आपको यहाँ से है। ठीक है, ये आपको देखकर हो सकता है लग रहा होगा छोटा है, 2-3 लाइन का है, बट आप जब हैंड रिटन में लिखोगे ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट के लिए 2-3 लाइन ही लिखना होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स के लिए आपका आंसर आराम से 12-15 लाइन का आंसर हो जाएगा, विच इज गुड इनफ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहली बात तो एक चीज आई एम टेलिंग यू, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजंस, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, उसके रीजंस देखने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? सबसे पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना, तो क्वांटिटी घटेगा। क्यों? वाई? वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस घटेगा ना, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। वाई? वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वाई, ऐसा क्यों होता है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो नोट्स है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सजेस्ट, ये वाला जो पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सजेस्टेड नोट्स है। सजेस्टेड नोट्स होता है ये याद करने के लिए है कि पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, ऐसे करके एरो बना बना के आपको याद करने के लिए दिया हुआ कि फर्स्ट इवेंट ये होगा, सेकंड इवेंट ये होगा, थर्ड इवेंट ये होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्ड आंसर जो है वो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक कुछ टाइम के बाद आई प्रोवाइड यू। क्वेश्चन बैंक जो है अभी प्रिपरेशन स्टेज में है, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन बैंक एज ऑफ नाउ, बिकॉज वो अभी भी बन रहे हैं। इट विल टेक 1 or 2 months टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में ना प्रॉपर आंसर गिवन रहेगा, यहाँ पे याद करने के लिए काफी है। क्वेश्चन बैंक जब आएगा तो उसमें प्रॉपर आंसर गिवन रहेगा। ठीक है, वो आएगा 1-2 महीने बाद। अभी आप लोग देखो, पहला पॉइंट को आई एम स्किपिंग राइट नाउ, बिकॉज ये अभी हम समझा नहीं पाएंगे। इसको समझाने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 में मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। I'll come back to this once I am done with chapter number 3. अभी के लिए I am going to do point number 2, point number 3, point number 4 and point number 5. ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो आप समझो एक चीज कि ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आता है। पहली बात तो हम आपको बता देते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आता है। ये हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो जो है होगा ना, टोटली डेडिकेटेड टू ग्राफ्स होगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे वो टोटली डेडिकेटेड टू ग्राफ्स होगा।
अभी के लिए आप बस मान लो कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना वो नीचे की तरफ आता है, डी डी डिमांड कर्व का नाम दे देंगे। आप कर्व भी बना सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपका काउंसिल अलाउ करता है, इनफैक्ट काउंसिल आपके क्वेश्चन पेपर्स में खुद स्ट्रेट लाइन ही बना के देगा, ठीक है। वो जब मेरा क्वेश्चन बैंक आएगा ना तो उसमें I'll शो यू कि काउंसिल खुद क्या क्या करता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओ या कर्व भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये ग्राफ नीचे की तरफ आता क्यों है वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग स्टडी करते हैं पॉइंट नंबर 2 को, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, एक तरफ आप चाय ले लो और एक तरफ कॉफी ले लो, टी एंड कॉफी, ठीक है। मान लो टी को 50 कप्स बिक रहे हैं, 50 कप्स ऑफ टी बिक रहे हैं एंड 50 कप्स ऑफ कॉफी बिक रहे हैं, ठीक है। 50 कप्स ऑफ टी बिक रहे हैं, 50 कप्स ऑफ कॉफी बिक रहे हैं, दाम है 10 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस दिखा देते हैं, लेट्स से दिस इज द प्राइस 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज प्राइस पे कितने कप्स चाय बिक रहे हैं, 50 कप्स, तो 50 कप्स चाय बिक रहे हैं। कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, समवेयर ओवर हियर, ओवर हियर, इसको पॉइंट ए बोल दो, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो 10 रुपए का दाम है और 50 कप चाय बिक रहा है। अब क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ या चलो चाय का दाम घटा देते हैं, आपको क्या करना है, चाय का दाम घटा देना है, ठीक है। तो चाय का प्राइस कितना था, 10 रुपीज था, रुपीज 10 था, इसका भी दाम रुपीज 10 था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, चाय का दाम घट जाता है, चाय का दाम 8 रुपीज हो जाता है, तो दाम घटा देते हैं, 8 रुपीज पे ले आते हैं। सो वी हैव डिक्रीज द प्राइस ऑफ टी। अब क्या हो गया, टी का जो न्यू प्राइस है एंड कॉफी का जो प्राइस है, अब टी क्या हो रहा है, टी सस्ता दिख रहा है कॉफी के सामने, है कि नहीं। कॉफी के कंपैरिजन में टी इज नाउ चीपर। तो अब क्या होगा, कॉफी वाले चाय पीने चले आएंगे क्योंकि कॉफी 2 रुपए सस्ता में मिल रहा है। तो जो लोग पहले कॉफी पी रहे थे अब वो चाय पीने चले आएंगे। तो चाय अब आप देखोगे 50 कप्स के जगह 70 कप्स बिक रहा है, 8 रुपए पे 70 कप्स बिक रहा है। सो योर कोऑर्डिनेट विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है। वहीं अगर चाय महंगा हो जाता है, मान लो चाय का दाम 15 रुपीज हो जाता है, ठीक है, लेट्स से चाय का दाम 15 रुपीज हो जाता है। अगर चाय का दाम 15 रुपीज हो जाएगा तो अब कॉफी सस्ता हो गया, तो अब चाय वाले उधर भाग जाएंगे, तो चाय का डिमांड घट जाएगा, चाय का डिमांड हो जाएगा 35, ठीक है, मान लेते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम फिगर्स, ठीक है। तो 15 रुपए पे चाय का डिमांड हो गया 35, नाउ यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर सी। एंड जब आप सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कराओगे ना, सारे कोऑर्डिनेट्स को जब आप ज्वाइन कराओगे तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाएगा, ठीक है। फ्री हैंड ज्वाइन कराना है आपको। तो समझ में आया पहला रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और हम लोग पहला रीजन लॉ ऑफ डिमांड का भी देख लिए, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलो या लॉ ऑफ डिमांड बोलो, बात बराबर है। देखो जब दाम बढ़ रहा था, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन प्राइस वेंट अप फ्रॉम 10 टू 15, जब दाम बढ़ा तो क्वांटिटी घट गया, है ना। जब दाम बढ़ा तो क्वांटिटी घट गया, एंड जब दाम कम हुआ था 10 टू 8 आया था तब क्वांटिटी बढ़ा था। तो लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घट जाता है एंड क्वांटिटी सॉरी प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का भी रीजन हो गया। तो ये कर्व का भी रीजन है कि डाउनवर्ड क्यों आता है, एंड लॉ ऑफ डिमांड का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब सब्स्टिट्यूट के वजह से ये सब होता है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो मान लो आपके पास इनकम है 400 रुपीज, ठीक है। आपके पास इनकम है कितना, 400 रुपीज, ठीक है। और आप चॉकलेट खरीदने जाते हो, बड़ा वाला सिल्क सिल्क खरीदने जाते हो, कैडबरी का जो आता है ना सिल्क, तो आप खरीदने जाते हो, उसकी दाम है 80 रुपीज। तो आप एक बात बताओ, आपकी इनकम है 400, आपके पास पैसे हैं 400, और आप सिल्क खरीदने गए 80 रुपीज का, तो आप कितना सिल्क खरीद पाओगे, 400 रुपए है आपके पास, 80 रुपए करके एक चॉकलेट है, कितना खरीद पाओगे, प्राइस इज 80 रुपीज, प्राइस इज 80 रुपीज। आपके पास 400 है तो आप 5 खरीद पाएंगे ना, 5 चॉकलेट्स खरीद पाओगे, ठीक है, तभी तो आपका 400 रुपए स्पेंड होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट कहाँ पे मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ कोऑर्डिनेट समवेयर ओवर हियर, डॉटेड लाइंस बनाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको पॉइंट ए बोल लो, ठीक है। लेकिन अब आपको शॉपकीपर बोलता है कि भाई सिल्क का ना दाम बढ़ गया है, सिल्क ना अब 80 का नहीं, अब सिल्क 100 का मिलेगा, ठीक है। सो नाउ द प्राइस हैज गॉन अप टू 100। आपके पास कितने हैं, 400 रुपए है, शॉपकीपर बोल रहा है कि 100 रुपए का एक सिल्क है, यू हैव 400, तो कितना खरीद पाओगे, सिर्फ 4 खरीद पाओगे। सो प्राइस ऊपर गया तो आप देखो आपका क्वांटिटी घट जाएगा, आपका क्वांटिटी 4 पे आ जाएगा। सो 100 रुपीज पे आप ओनली 4 खरीद पाओगे, इसको कोऑर्डिनेट बी बोल लो,
लेकिन मान लो अगर आपको शॉपकीपर ने गुड न्यूज दिया होता, शॉपकीपर बोलता कि 50 रुपीज का मिल रहा है एक सिल्क, ठीक है, तो आप क्या करते, 80 रुपीज से 50 रुपीज हो गया, आपके पास कितने हैं, 400 रुपए हैं, तो 400 रुपए में तो आपको 8 डेयरी मिल्क मिल जाएगा, तो 50 रुपीज पे यू कैन बाई 8 ऑफ देम, तो यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर सी। एंड जब आप सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कराओगे अच्छे से, तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम किया है, दिस इज अनदर लॉजिक फॉर द वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, जहां पे आपका इनकम सेम रहता है, बट प्राइस के चलते आपका जो रियल इनकम है, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, आपका परचेजिंग पावर कम ज्यादा होता रहता है। जैसे पहले बार में आप 5 खरीद पा रहे थे, दैट वाज योर परचेजिंग पावर शुरू में। जब दाम 80 था ना, तो आपका परचेजिंग पावर था, खरीदने की क्षमता थी 5 डेयरी मिल्क की। लेकिन जब दाम बढ़ गया ना, 100 हो गया, तो आपका परचेजिंग पावर वेंट डाउन। और लेकिन जब आपका दाम वापस से कम हुआ, तो आपका परचेजिंग पावर फिर बढ़ गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, जहां पे आपका रियल इनकम जो है, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, उसके वजह से डिमांड कम ज्यादा होता है, तो प्राइसेस अप जाने से डिमांड कम हो जाएगा, एंड प्राइसेस डाउन जाने से डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं चेंजेस इन द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूजेस। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का रेट अभी 10 रुपीज पर यूनिट चल रहा है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट यानी प्राइस जब 10 रुपीज पर यूनिट चलता है, तो हम लोग 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो आवर कोऑर्डिनेट विल बी वेयर, हमारा कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का दाम घट जाता है, मान लो इलेक्शन सीजन है, सरकार ने डिस्काउंट दे दिया, सरकार बोलते है जाओ भैया फ्री बिजली, फ्री बिजली नहीं, आधा बिजली का पैसा देना, जहां 10 रुपए पर यूनिट दे रहे थे अब 5 रुपए देना, तो अब बिजली सस्ता हो गया। अब बिजली सस्ता हो गया तो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, टीवी ज्यादा देखेंगे, लाइट ज्यादा चलाएंगे, फैन ज्यादा चलाएंगे, ठीक है, सब कुछ ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, विल कंज्यूम मोर। ठीक है, तो लेट्स से आपका कंजम्पशन 300 यूनिट्स का हो गया, मतलब अब आपने 300 यूनिट का डिमांड कर लिया बिजली का। ठीक है, तो आपको एक और कोऑर्डिनेट मिलेगा, व्हेन यू जॉइन देम, तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे आया तो डिमांड बढ़ गया। ठीक है, एंड सेम गोज विद द नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से भी ये लॉ काम करता है। आप देखो, मान लो एक कार है और कार की कीमत है 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लैक्स कार की दाम है, 10 लैक्स। जब 10 लैक्स प्राइस था ना, तो 500 लोग कार का डिमांड कर रहे थे। कार का दाम कितना था, 10 लैक्स, प्राइस वॉज 10 लैक्स, एंड व्हेन द प्राइस वॉज 10 लैक्स, एट दैट टाइम 500 पीपल वर डिमांडिंग द कार। लेकिन कार वालों ने डिस्काउंट दिया, कार वालों ने बोला कि दिवाली का सीजन हम लोग 7 लाख में कार देंगे। तो जैसे ही 7 लाख का कार हो जाएगा ना, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी आ जाएंगे और बोलेंगे भाई 7 लाख का मिल रहा है तो हमें भी चाहिए। ठीक है, और आप देखोगे कि 600 कार के डिमांड आ गए, तो 7 लाख पे कितना डिमांड आ रहा है, 6 लैक्स। दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट, एंड व्हेन यू जॉइन देम you'll get a downward sloping curve। तो ये है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। इसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड सारी बातें की है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ द लिंक डज नॉट वर्क, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाइए और अश्विन कॉमर्स वर्ड सर्च कीजिएगा। 12 to 1300 सब्सक्राइबर्स है लगभग वहाँ पे। एंड हम लोग जल्द मिलेंगे विद पार्ट 3। आपको मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना कैसा लग रहा है, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।